बड़ी बहू, अकल घास चरने गई है क्या तेरी? सुबह से दोपहर होने को आई और तुझसे अभी तक दाल बाटी का इंतजाम नहीं हुआ। मेरी सहेलियां किटी पार्टी के लिए आने वाली हैं। उनकी खातिरदारी में रत्ती भर भी कमी रही तो खानदान भर में मेरी नाक कट जाएगी। 55 वर्षीय सुमित्रा जी ने अपने लिविंग रूम से चीखते हुए रसोई की तरफ रुख किया। रसोई में उनकी बड़ी बहू आरती पसीने से लथपथ होकर पूड़ियाँ तल रही थी। तेज़ गर्मी और चूल्हे की आंच से उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। आरती ने पसीना पोंछते हुए शांत स्वर में कहा, मम्मी जी, सुबह 5 बजे से लगातार काम कर रही हूँ। नाश्ता, बच्चों का टिफ़िन और फिर इन 15 लोगों के खाने की तैयारी मैं अकेले ही तो हूँ। छोटी बहू शालिनी से कहिए ना थोड़ी मदद करवा दे। शालिनी से मदद? सुमित्रा जी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और ताना मारते हुए बोली, शालिनी कोई तेरे जैसी मामूली घर से नहीं आई है। उसके पापा शहर के सबसे बड़े बिल्डर हैं। उसकी नाजुक हथेलियां रसोई के बर्तनों के लिए नहीं बनी हैं और वैसे भी ऊंचे खानदान की लड़कियां राज करने के लिए होती हैं, तेरी तरह खटने के लिए नहीं। तू अपने मायके से लाई ही क्या है जो नवाबों की तरह आराम ढूंढ रही है? चुपचाप काम कर। शब्दों के ये तीखे बाण आरती के सीने में चुभ गए। शालिनी अमीर घर की बेटी थी, इसलिए वह दिन भर फोन पर लगी रहती या पार्लर में समय बिताती, जबकि आरती के पिता एक सीधे साधे पोस्ट मास्टर थे, इसलिए उसे घर की नौकरानी समझ लिया गया था। आरती ने हमेशा अपनी मर्यादा और संस्कारों का लिहाज किया, लेकिन आज पानी सर से ऊपर जा चुका था। आरती को आज से ठीक 2 हफ्ते पहले की वो घटना याद आ गई जिसने उसके दिल को छलनी कर दिया था। आरती के बूढ़े और बीमार पिता उससे मिलने आए थे। वे धूप में पैदल चल कर आए थे, इसलिए बुरी तरह हाँफ रहे थे। जब वे घर पहुँचे तो सुमित्रा जी ने उन्हें सोफे पर बैठने तक को नहीं कहा। जब आरती ने अपने पिता के लिए चाय और नाश्ता टेबल पर रखा तो सुमित्रा जी अपनी छोटी बहू शालिनी के साथ कमरे से बाहर आई और मुंह बिजगाते हुए बोली, अरे भाई, ये सरकारी चपरासी बाबू जैसी आदतें यहाँ नहीं चलेंगी। कम से कम आने से पहले फ़ोन तो कर दिया होता। शालिनी के पापा आने वाले हैं, हमारे पास फालतू वक्त नहीं है। रसोई में काम करते हुए आरती ने देखा कि उसके स्वाभिमानी पिता की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने चाय का आधा कप ही पिया और बिना कुछ खाए आरती के सिर पर हाथ रखकर भारी मन से चले गए। उस दिन आरती कमरे में बंद होकर घंटों रोई थी। उसने देख लिया था कि इस घर में रिश्तों की अहमियत इंसान की अच्छाई से नहीं बल्कि उसके बैंक बैलेंस से तय होती है। किटी पार्टी का दिन आया। सुमित्रा जी की अमीर सहेलियां सज धज कर ड्राइंग रूम में बैठ चुकी थी। ठहाकों और गॉसिप का दौर चल रहा था। सुमित्रा जी अपनी शान बघाड़ते हुए बोली, अरे बहनों, आज तो मैंने अपनी बड़ी बहू से खास बनारसी कचौड़ी और रबड़ी बनवाई है, बस अभी आती होगी। सुमित्रा जी ने रसोई की तरफ आवाज़ लगाई, बड़ी बहू, जरा नाश्ते की ट्रॉलियाँ सजा कर लाओ। लेकिन रसोई से कोई आवाज़ नहीं आई। 10 मिनट बीत गए।
सहेलियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी। सुमित्रा जी का पारा चढ़ गया। वे गुस्से में पैर पटकती हुई रसोई की तरफ गईं, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। रसोई पूरी तरह सूनी थी, चूल्हा बंद था और सारा कच्चा सामान वैसे ही बिखरा पड़ा था। आरती वहाँ नहीं थी। सुमित्रा जी गुस्से से लाल पीली होकर आरती के कमरे की तरफ भागी। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया। आरती, दरवाज़ा खोल, ये क्या बदतमीजी है। बाहर मेहमान बैठे हैं और तू अंदर सो रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई। तभी दरवाज़ा खुला। आरती ने एक खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी, बालों को करीने से संवारा था और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने शांत स्वर में कहा, मम्मी जी चिल्लाइए मत, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज आराम कर रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं है और बाहर जो मेरी सहेलियाँ बैठी हैं, उन्हें क्या तेरा बाप खाना खिलाएगा। सुमित्रा जी ने आओ देखा ना ताओ आरती के पिता पर उंगली उठा दी। आरती के पिता का नाम सुनते ही आरती की आंखों में जैसे अंगारे दहक उठे। उसने सुमित्रा जी की उठती हुई उंगली को हवा में ही दबोच लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सुमित्रा जी दर्द से कराह उठी। खबरदार मम्मी जी, जो दोबारा मेरे पिता का नाम अपनी गंदी जुबान पर लाया। आरती की आवाज़ इतनी भारी और बुलंद थी कि पूरा कमरा गूंज उठा। आज तक आपके हर ताने को, हर गाली को मैंने सह लिया, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाया था। लेकिन आपने मेरे सीधे साधे पिता को अछूत समझा, उनका अपमान किया। जिस दिन आपने उन्हें बिना खाए घर से निकाला था, उसी दिन इस घर की बड़ी बहू मर गई थी। सुमित्रा जी डर और सदमे से कांपने लगी। तू मुझसे बदतमीजी कर रही है। मैं सारिणी से कहकर सब करवा लूँगी। तो जाइए बुलाइए अपनी उस अमीर लाडली को। आरती ने सुमित्रा जी का हाथ झटकते हुए कहा, करवाइए उससे कुकिंग। आज मैं भी देखूं कि उसके बाप के पैसे कचौड़ी तलकर आपकी सहेलियों के प्लेट में परोसते हैं या नहीं। आज से इस घर में सिर्फ वही काम होगा जो बराबरी का होगा। मैं इस घर की बहू हूँ, आपकी या आपकी छोटी बहू की, बंधुआ मजदूर नहीं। ड्राइंग रूम में बैठी सुमित्रा जी की सहेलियों तक आरती की आवाज़ पहुंच चुकी थी। तमाशा होते देख वे सब चुपचाप बिना खाए पिए वहां से खिसक गईं। सुमित्रा जी की नाक, जिसके लिए वह आरती को प्रताड़ित करती थी, समाज के सामने कट चुकी थी। शाम को जब आरती के पति विवेक और छोटे बेटे अमित घर आए तो घर में पसरे सन्नाटे को देखकर दंग रह गए। सुमित्रा जी सोफे पर बैठकर रो रही थी और शालिनी अपने कमरे में दुबकी हुई थी, क्योंकि सुमित्रा जी ने उससे चाय बनाने को कहा था और उसने साफ मना कर दिया था। विवेक गुस्से में आरती के पास गया। आरती, यह क्या तरीका है? तुमने मम्मी का अपमान किया, मेहमानों के सामने तमाशा बनाया। आरती ने बिना डरे विवेक की आंखों में देखा और कहा, विवेक जी, पिछले 5 सालों से इस घर में मेरे आत्मसम्मान का जो तमाशा बन रहा था, क्या वो आपको कभी दिखाई नहीं दिया? जब आपकी माँ ने मेरे बूढ़े पिता को धुतकार कर भगाया, तब आपका गुस्सा कहाँ था? अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ
तो मैं आज ही यह घर छोड़ सकती हूँ, लेकिन नौकरानी बनकर अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगी। विवेक अपनी पत्नी के इस रूप से वाकिफ नहीं था, पर वह अंदर से जानता था कि आरती के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, मम्मी, आरती ने जो किया वह आपके ही बोए हुए कांटों का फल है। अब इस घर में चीज़ें बदलेंगी। अगली सुबह आरती रसोई में गई। उसने सिर्फ अपने विवेक और बच्चों के लिए नाश्ता बनाया। जब शालिनी और सुमित्रा जी रसोई में आईं तो आरती ने टेबल पर एक डायरी रख दी। मम्मी जी और शालिनी से सुन लीजिए, आरती ने साफ शब्दों में कहा। घर के काम के दिन अब बटेंगे। एक हफ्ता शालिनी रसोई संभालेगी और एक हफ्ता मैं। सफाई वाले के पैसे दोनों भाई बराबर देंगे। और हाँ, अगर शालिनी के मायके वाले आएंगे तो उनकी सेवा शालिनी करेगी, और मेरे मायके वाले आएंगे तो उनकी आवभगत मैं करूँगी। अगर यह मंजूर है तो ठीक, वरना मेरा चूल्हा आज ही अलग समझो। सुमित्रा जी और शालिनी ने एक दूसरे का मुंह देखा, लेकिन आरती के चेहरे पर दृढ़ संकल्प देखकर दोनों ने चुपचाप गर्दन हिला दी। सुमित्रा जी की हिम्मत अब दोबारा आरती को ऊंची आवाज़ में बुलाने की नहीं थी। आरती ने देर से ही सही, लेकिन यह साबित कर दिया था कि सीधी लकड़ी को हर कोई काटना चाहता है, लेकिन जब वही लकड़ी आत्मसम्मान की लाठी बन जाए तो अच्छों के कदम पीछे हट जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।